गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलें तो आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। आई होप आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे या कर रहे होंगे। ईसोप के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, बन रहे हैं वो क्वेश्चंस। ओके, तो उनके सॉल्यूशंस मैं आपको आज अपलोड करता हूं। आपको सॉल्यूशंस भी उनके भेजता हूं, एक बार आप उनसे टैली भी कर लीजिएगा। उसके बाद कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, हेलो, ओके बच्चों। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हेडिंग डालें अपनी कॉपी के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिल्कुल बेटा आपके कोर्स में एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट जैसे टॉपिक नहीं है। यहां पर खाली एक ही टॉपिक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इट इज वेरी इजी टॉपिक। किसी को अगर डेथ, रिटायरमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं भी आता है तो उन अकाउंट से इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं रहेगा। ओके, हेलो, है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने अपने सीपीटी के समय पर या आपका सीए फाउंडेशन के समय पर अगर वो एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट नहीं भी पढ़ा है और वो नहीं भी आता है, 11th-12th में भी नहीं पढ़ा था, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए किसी भी बेसिक की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी इजी टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा इंस्टीट्यूट इसके 16 मार्क्स, 16 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। तो आप ये मान के चलना 16 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। दैट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा 16 मार्क क्वेश्चन हमको सॉल्व करना आना ही चाहिए। अगर हमको एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन चाहिए है, एडवांस अकाउंट के मार्क्स हमको 90 के ऊपर चाहिए, तो ये चैप्टर आपको आना ही चाहिए। क्या ये बात बच्चे क्लियर है? बोलो। अब आप बोलोगे सर इस टॉपिक में है क्या? इट इज वेरी इजी। हमको बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है बेटा? बिजनेस बंद कर दिया है, बिजनेस का गोइंग कंसर्न खत्म हो चुका है। बिजनेस को मैं अब क्या करने जा रहा हूं? बंद करने जा रहा हूं। तो बंद करने के बाद मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे क्लोज करूंगा, वो इस चैप्टर में सिखाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की, बेटा जब बिजनेस गोइंग कंसर्न पर होता है तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना रहते हैं, डिस्क्लोजर्स देना पड़ते हैं, ये ऐसे दिखाओ, ये ऐसे दिखाओ, अब ये ऐसे दिखाओ। लेकिन बच्चों मेरे को बताओ, अगर कोई बिजनेस ही बंद हो गया है तो क्या उसके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होंगे? आप इसको ऐसा मान लो, किसी आदमी की डेथ हो गई है और फिर पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि तुमको 4 साल की सजा, तो कोई मतलब निकलेगा क्या? वो नहीं। तो बेटा चूंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बिजनेस इज क्लोज डाउन, और जब कोई बिजनेस क्लोज डाउन हो जाता है ना बेटा, तो उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस काम नहीं करते। लोग अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर सकते हैं, मतलब आपको यहां खुला छूट रहेगी। आपको जैसा मन पड़े वैसी अकाउंटिंग करो, इंस्टीट्यूट कुछ नहीं बोलेगा। बस आपके जो आंसर्स हैं वो करेक्ट आना चाहिए। भले आप अकाउंटिंग कैसी भी कर रहे हो, यहां इंस्टीट्यूट को कोई दिक्कत नहीं अकाउंटिंग करने में। समझ में आया? बोलो। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि ये टॉपिक बहुत ही इजी है, क्योंकि यहां जिनको अकाउंट नहीं भी आती वो भी अकाउंटिंग कर लेते हैं। क्लियर? हेलो। तो हम हमारे 16 नंबर पक्के करेंगे इस टॉपिक के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर क्या ये हमारे 12th क्लास के जैसा ही है, जैसा हमने 12th क्लास में डिसोल्यूशन पढ़ा था? बेटा आपने 12th क्लास के अंदर जो डिसोल्यूशन पढ़ा था, इट इज इनिशियल स्टेज, बट यहां हमको लॉन्ग रूट तक जाना पड़ेगा, लास्ट स्टेज तक जाना रहेगा। मतलब यहां हमारे टॉपिक में थोड़ा सा ब्रॉड कंसिडरेशन मिलेगा, थोड़ा सा ब्रॉड व्यू मिलेगा। आप यहां पर कुछ नई चीजें भी पढ़ोगे जो आपने 12th लेवल पर नहीं पढ़ी थी। क्लियर?
दूसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा सेल टू कंपनी, उसके बाद पढ़ेंगे कन्वर्जन इनटू कंपनी, अमलगमेशन ऑफ फर्म, और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो हम इसके अंदर डील करेंगे वो है इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, और सबसे लास्ट में एक और आता है बेटा पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। कुल मिला के इतने तरह के टॉपिक इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हैं। तो देखा जाए तो टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, लंबा चलेगा, बट हाँ हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हुए हम इसको कॉन्सेप्चुअली रखेंगे, बिल्कुल वैसा कॉन्सेप्ट जैसा हमने हमारे ईसोप के अंदर रखा था। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है। मैंने आपसे बोला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है क्या बेटा, पार्टनरशिप फर्म को खत्म करके बिजनेस को क्लोज डाउन करना। दो तरीके हैं बेटा फर्म को डिसॉल्व करने के, हमारे इंडिया के अंदर दो तरह के डिसोल्यूशन चलते हैं। एक डिसोल्यूशन होता है बेटा वॉलेंट्री डिसोल्यूशन। कौन सा डिसोल्यूशन, फटाफट बोलो, वॉलेंट्री। दूसरा डिसोल्यूशन करने का तरीका होता है बेटा कंपलसरी डिसोल्यूशन। या तो वॉलेंट्री डिसोल्यूशन हो सकता है या कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे आपने सुना होगा भाई मियाँ बीबी दोनों साथ में रहते हैं, पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, दोनों ही वॉलेंट्री अलग अलग रहने लगे, कोई कोर्ट केस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस दोनों अलग अलग रहने लगे, काम खत्म। बोलो ऐसा हो जाता है कि नहीं? सेम कंपलसरी, कंपलसरी मतलब दोनों को अलग अलग कर दे। अरे हाँ है ना, अरे हस्बैंड वाइफ की सोचो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की सोचो, आपने गर्लफ्रेंड बनाई, कुछ दिन साथ में रहे, अलग अलग हो गए, बताओ कोई कोर्ट केस होगा? हेलो, नहीं, हो गया अलग अलग, काम खत्म यार, फुर्सत, टेंशन खत्म, दैट इज वॉलेंट्री। पहले साथ में थे वॉलेंट्री, अब साथ में अलग हो गए, खत्म। कंपलसरी अलग अलग कर दे, कोई जानबूझ के खींचतान के अलग अलग कर दे। मतलब सर खींचतान के अलग अलग कर दे कैसे बेटा, आप खुद सोचो। माँ बाप को पता चल गया, माँ बाप ने दोनों को धमकी दे दी कि अब अगर मिले उससे तो देखते हैं तुम्हारे खैर नहीं, अलग अलग कर दिया, खींच के अलग अलग कर दिया, दैट इज कंपलसरी। मतलब कोई वजन रख के अलग अलग कर दे। सेम यहां पर भी होता है बेटा पार्टनरशिप के अंदर भी। पार्टनर अगर खुद अपनी इच्छा से, सारे पार्टनर एग्री हैं कि अब फर्म को क्लोज डाउन कर देना चाहिए, फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो पार्टनर ही बेटा अपनी इच्छा से एक रिजोल्यूशन पास करें और फर्म को क्या कर दें, फटाफट बोलो, क्लोज डाउन कर दें। तो ऐसे डिसोल्यूशन को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री डिसोल्यूशन बोलते हैं। वॉलेंट्री डिसोल्यूशन मतलब सारे पार्टनर अलग हो गए, काम खत्म, टेंशन खत्म। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो जब सारे पार्टनर ही एग्री हैं फर्म को क्लोज करने के लिए, तो वो डिसोल्यूशन मेरा कौन सा डिसोल्यूशन कहलाएगा? वॉलेंट्री डिसोल्यूशन कहलाएगा। सर इस वॉलेंट्री डिसोल्यूशन में कोई बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता अकाउंटिंग में, चाहे वॉलेंट्री हुआ चाहे कंपलसरी हुआ, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए दैट डिसोल्यूशन इज वॉलेंट्री डिसोल्यूशन, जहां पर सारे पार्टनर एग्री थे, अलग अलग होने के लिए अलग अलग हो गए, काम खत्म। क्यों हो सकते हैं अलग अलग बेटा? बिजनेस के अंदर अब लॉस होना चालू हो गए हैं, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, उनको दिख रहा है आगे भी बिजनेस कंटिन्यू रहो तो लॉस हो जाएगा, इसलिए बिजनेस बंद कर दो, ये भी रीजन हो सकता है। या एक रीजन हो सकता है भाई जिस ऑब्जेक्ट के लिए फर्म बनाई थी वो ऑब्जेक्ट अब फुलफिल हो गए हैं, बिजनेस को बंद कर देना ही अच्छा है, तो बिजनेस को बंद किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? बोलो। दूसरा होता है बेटा कंपलसरी। कंपलसरी डिसोल्यूशन कौन करता है बेटा? कंपलसरी डिसोल्यूशन दो तरीके से हो सकता है। पहला, ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देकर के आपके बिजनेस को क्लोज डाउन करा सकती है। और दूसरा होता है बेटा ऑर्डर बाय कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर देकर के आपके बिजनेस को क्लोज डाउन करा सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट दोनों में से किसी ऑर्डर के कारण अगर आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा है तो दैट डिसोल्यूशन इज कंपलसरी डिसोल्यूशन। तो ऐसे डिसोल्यूशन को कंपलसरी डिसोल्यूशंस बोलते हैं। सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ऑर्डर देगी? बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए ऑर्डर दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है
कि कोई बिजनेस पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपका लीकर का बिजनेस था बिहार के अंदर, आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी और लीकर बेच रहे थे बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि भैया अब बिहार और गुजरात में लीकर नहीं बिकेगा। सारे बच्चे बताओ क्या आप अपना बिजनेस अब कंटिन्यू रख पाओगे? नहीं, आपको अपनी बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर। बोलो हेलो। वैसे ही आज आप एमपी के अंदर बेटा मान लो आप गुटखा बना रहे हो, पाउच बेच रहे हो गुटखा बना बना के, कल को स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे कि एमपी के अंदर गुटखा नहीं बिकेगा, थूकने से बहुत बीमारियां हो रही हैं, कोरोना फैल रहा है, कल को गुटखा बंद करा दें, तो सारे बच्चे बताओ क्या आप आपका बिजनेस कंटिन्यू रख पाओगे? नहीं। दैट बिजनेस इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया भैया पब्लिक इंटरेस्ट में को ध्यान में रखते हो कि ये काम नहीं कर सकते, आपको बिजनेस बंद करना पड़ा, दैट इज योर कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कोर्ट क्यों ऑर्डर देगा? हो सकता है बेटा आप किसी डेप्ट होल्डर का पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपके यहां कोई लायबिलिटी है, आपने बैंक से लोन ले रखे हैं और आप उनका पेमेंट नहीं कर रहे हो। और अगर आपने बैंक से लोन ले रखे और बैंक का आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो बैंक कहां जाएगा? बताओ बेटा, पेमेंट लेने के लिए बैंक किसके पास जाएगा? कोर्ट के पास। कोर्ट ऑर्डर दे दे कि बिजनेस की असेट बेच करके इसका पेमेंट करो। अब बताओ बिजनेस की असेट ही बिक जाएंगी तो क्या बिजनेस कंटिन्यू रह पाएगा? नहीं, तो भी आपको बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। दैट डिसोल्यूशन इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जहां किसी ने ऑर्डर देके आपकी असेट बिकवा दी। तो वो डिसोल्यूशन कौन सा डिसोल्यूशन कहलाएगा? कंपल्सरी डिसोल्यूशन कहलाएगा। तो हमारे पास दो रास्ते हो गए, एक रास्ता हो गया वॉलेंट्री, दूसरा हो गया कंपल्सरी। वॉलेंट्री तो भाई अपनी इच्छा से कर दिया, कंपल्सरी ऑर्डर बाय कोर्ट या ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। क्लियर? हेलो। अब जब हमारा डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा? बताओ बेटा, डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा? तो डिसोल्यूशन अगर हो रहा है तो बताएं बेटा हम क्या करेंगे? हम असेट को सेल आउट करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे कि नहीं? बोलो। मैं आपसे बोल रहा था कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब बेटा कोई जबरदस्ती आपको अलग अलग कर दे, उसका एक वीडियो क्लिप भी है, आप देखें कुछ इस तरह से। मैंने आपसे बोला था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अलग अलग कर देना, देखो। दैट डिसोल्यूशन इज कौन सा डिसोल्यूशन? बोलो। कंपल्सरी। समझ में है? मतलब पार्टनर्स को अलग अलग कोई जबरदस्ती कर दे, लेकिन ये ऑर्डर के थ्रू ही होता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, सारे बच्चे बताओ, पार्टनरशिप फर्म या आपका बिजनेस बंद होगा, सर ये गलत है। अरे रहने दो बेटा, गलत कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो मेरे को ये बताओ कि जो आपका बिजनेस है अगर वो बंद हो रहा है तो बताओ अगर बिजनेस बंद होगा तो क्या करोगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो असेट को बेचेंगे। क्या ये बात समझ में? बिजनेस बंद होगा तो सारी असेट बिकेंगी कि नहीं? क्योंकि आपका गोइंग कंसर्न खत्म हो गया है तो ऑल असेट्स आर सोल्ड, आपको सारी असेट बेचना है, चाहे वो फिक्स असेट हो चाहे वो करेंट असेट्स हो। बेच करके आउटसाइडर का पेमेंट करेंगे। बोलो। आउटसाइडर के पेमेंट के बाद कुछ बच गया तो पार्टनर बांट लेंगे और बिजनेस को बंद कर देंगे। इतना ही करना है। बोलो। अब यहां अलग अलग क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अगर मैं असेट ओपन मार्केट में जाके बेचूं तो दैट इज ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन कौन सा कहलाएगा? ऑर्डिनरी। मैं सारी असेट एक साथ पूरा लमसम एक साथ, जिसको आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा स्लम सेल, एक साथ पूरी की पूरी असेट उठा करके किसी कंपनी को बेच दूं तो ये क्या हो गया? एक नए टाइप का क्वेश्चन, सेल टू कंपनी। मैं ऐसा करूं, पार्टनरशिप को बंद करके कंपनी बना लूं और कंपनी में एक नया बिजनेस चालू कर दूं तो ये हो गया कन्वर्जन इनटू कंपनी। मैं ऐसा करूं, दो पार्टनरशिप फर्म मिलाकर के एक नई फर्म बनाऊं और नई फर्म बना करके बिजनेस स्टार्ट कर दूं कोई दूसरा, तो बताओ बेटा ये क्या हो गया? अमलगमीशन ऑफ फर्म। क्लियर?
हेलो, क्योंकि असेट बेचने के कई रास्ते हैं। मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता एक एक असेट भी बेच सकता हूं, एक साथ भी बेच सकता हूं। तो चूंकि असेट बेचने के तरीके अलग अलग हैं, उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, हमको यहां इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो बोलते हैं ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन पढ़ लो, सेल टू कंपनी पढ़ लो, कन्वर्जन इनटू कंपनी पढ़ लो, अमलगमेशन ऑफ फर्म पढ़ लो। बेटा कोई सा भी पढ़ाएं यहां पर, अल्टीमेटली बात तो एक ही वो तुमको सिखाना चाहते हैं। कौन सी बात वो आपको यहां सिखाना चाहते हैं, वो ये कि असेट को बेचते कैसे हैं, लायबिलिटी का पेमेंट कैसे करते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहां बहुत सारे होंगे, लेकिन प्रोसीजर वही होगी, एक ही कि असेट को बेच के लायबिलिटी का पेमेंट करना। अकाउंटिंग एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अकाउंटिंग इज सिमिलर, बस क्वेश्चन का टाइप अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे ईसोप के अंदर हमने बेटा कई तरह के क्वेश्चन पढ़े, बट कैलकुलेशन ईसी एक्सपेंसेस का सेम था कि नहीं, बोलो। अकाउंटिंग सेम थी, बोलो। सेम यहां पर होने वाला है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी तरीके से इसको किया जा सकता है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात आप नोट डाउन करोगे, सीक्वेंस क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, सारे बच्चे बताएंगे, असेट को सोल्ड आउट करेंगे। क्लियर, बोलो। फिर क्या करेंगे सर, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो लाइबिलिटी के पेमेंट के कुछ सीक्वेंस होंगे, तो आप फटाफट अपनी कॉपी के अंदर सीक्वेंस ऑफ पेमेंट लिख डालो कि हम क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे पेमेंट का। तो आप हेडिंग ला लें सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। क्या सीक्वेंस होंगे पेमेंट के, तो पहला सीक्वेंस आप लिखेंगे, फर्स्ट सीक्वेंस, सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। सबसे पहले किसका पेमेंट किया जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। लिख लिया, बोलो। आप बोलो कि सर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है। सारे बच्चे बताओ, मेरे को अपनी असेट बेचना है, मान लो बिल्डिंग बेचना है। तो कोई बिल्डिंग एक ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं इसको उठाऊंगा, राजवाड़ा पे रखूंगा और वहां जोर जोर से चलाऊंगा, आओ आओ बिल्डिंग ले लो, आओ आओ बिल्डिंग ले लो, लोग आएंगे वो खरीद लेंगे। ऐसा होगा क्या, नहीं। मेरे को बिल्डिंग बेचना है, बताओ बिल्डिंग बेचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेंगे, बोलो। जब मैं एडवर्टीजमेंट दूंगा तो एडवर्टीजमेंट देने का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो ये पेमेंट करना पड़ेंगे, तब तो बिल्डिंग बिकेगी, और बिल्डिंग बिकने के बाद आउटसाइडर का पेमेंट कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट किया जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। देयर आफ्टर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पेमेंट के बाद पेमेंट किया जाता है बेटा आउटसाइडर का। किसका पेमेंट किया जाएगा, आउटसाइडर का। जो आउटसाइड लायबिलिटी है उसका पेमेंट किया जाएगा। जब आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट हो गया तो उसके बाद पेमेंट किया जाएगा पार्टनर लोन का। हम पार्टनर लोन का पेमेंट करेंगे, और सबसे लास्ट में पार्टनर कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, बोलो। हेलो, स्टेप सारे बच्चों को क्लियर हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। देयर आफ्टर आउटसाइड लायबिलिटी, फिर पार्टनर लोन, और सबसे लास्ट में पार्टनर कैपिटल। ये चार सीक्वेंस में हम पेमेंट करेंगे। क्लियर, हेलो। तो सर कैसे होगा ये सारा काम, चलो मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखें आपके सामने ये बैलेंस शीट दिख रही है कि नहीं, बोलो। हेलो, इस बैलेंस शीट में क्या होगा, देखो इस बैलेंस शीट में सबसे पहला काम हमको क्या करना है, ये जो हमारी असेट दिख रही है जो नॉन कैश है मतलब कैश एंड बैंक को छोड़ के जितनी भी असेट दिख रही है, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, डेटर, जो भी दिख रहा है, सबसे पहले तो इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैश में। मतलब ये लैंड एंड बिल्डिंग बेच करके हम सबसे पहले हमारे क्या बनाएंगे, कैश एंड बैंक बनाएंगे कि नहीं, बोलो। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या बन गई, कैश एंड बैंक बैलेंस बन गई। तो सबसे पहले तो ये लैंड एंड बिल्डिंग बना के हमने हमारा कैश एंड बैंक, और बेच देंगे। और अनरियलाइज्ड असेट जो पड़ी है, लाइक जैसे क्या पड़ा है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट पड़े हैं, इन्वेंट्री पड़ी हुई है,
इनको भी हम क्या कर देंगे बच्चों, सेल आउट कर देंगे, इनको भी क्या बना लेंगे, कैश एंड बैंक। जब आप कैश एंड बैंक बनाओगे तो कुछ खर्चे होंगे, खर्चे जो भी हो रहे हैं वो हम इनमें से डिडक्ट करते जाएंगे, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक्सपेंसेस भी 3 तरह के होते हैं, उन चीजों को हम डील करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी। तो हम क्या कर देंगे, ये बेच दिया, सेल आउट कर दिया। अब क्या करें बताओ बेटा, बिक गई एसेट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी पेमेंट हो गया। अब बताओ ये हमारे पास 3 लोग खड़े हुए हैं, कैपिटल, पार्टनर लोन और क्रेडिटर। तो हम इस पैसे से किसका पेमेंट कर देंगे, फटाफट बोलो। सबसे पहले पेमेंट किसको करेंगे, सबसे पहले इस पैसे से हम पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर को। हम बोलेंगे क्रेडिटर जी सबसे पहले आप ले लो और विदा करो यहां से, हम क्रेडिटर्स को दे देंगे। क्रेडिटर को देने के बाद पैसा बच गया, क्रेडिटर्स को देने के बाद पैसा बच गया तो किसको दे देंगे, फटाफट बोलो, पार्टनर लोन का। हम बोलेंगे भैया पार्टनर जी आप भी पैसा लो और यहां से निकलो। अब लास्ट में जो पैसा बच गया अगर, तो ये बचा हुआ पैसा किसको पेमेंट करेंगे, पार्टनर कैपिटल का पेमेंट करेंगे। सबसे लास्ट में पार्टनर कैपिटल का पेमेंट करेंगे। बिजनेस आर क्लोज डाउन, काम खत्म, बैलेंस शीट की साफ सफाई हो गई। मतलब कुल मिला के ये जो बैलेंस शीट है इसको हमको क्लोज करना है। क्या ये बात क्लियर हुई, बोलो। तो सबसे पहले इसको क्लोज करना सीखेंगे कि क्लोज कैसे होती है। आप अपनी बुक्स में एक हेडिंग डालेंगे, ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन। सबसे पहले ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन सीख रहे हैं। अच्छा, ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो चाहे सेल टू कंपनी हो, चाहे कन्वर्जन टू कंपनी हो, चाहे अमलगमेशन ऑफ फर्म हो, चाहे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हो, चाहे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना हो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए भले आपने ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से 0 लेवल से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहे। समझ में आया, बोलो। तो चलो हेडिंग डालेंगे ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन। ये सारा काम कैसे होगा तो आप अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन। ओके, लिख लिया बच्चों। बताओ बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर जो भी अकाउंट दिए हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीज दी है, क्या वो सारे अकाउंट हमारी लेजर के अंदर ओपन होंगे, लेजर में होंगे कि नहीं, बोलो। बिल्कुल, वो सारे अकाउंट हमारे लेजर में भी ओपन रहते हैं। हमारे लेजर में होगा फिक्स असेट अकाउंट ओपन, हमारे लेजर में एक अकाउंट और होगा जो करेंट असेट के नाम से ओपन होगा। कुछ हमारे यहां पर करेंट लाइबिलिटीज भी होंगी, होंगी कि नहीं, बोलो। ये सारे अकाउंट हमारे लेजर के अंदर आ रहे होंगे। इसके अलावा पार्टनर लोन का अकाउंट भी हमारी कॉपी के अंदर होगा, हमारी कैपिटल अकाउंट भी हमारे यहां पर होगी। कैश एंड बैंक मैंने अलग कर दिया है करेंट असेट्स में, मतलब कैश एंड बैंक को छोड़ के बाकी करेंट असेट एक साथ मैंने लिख रखे हैं। क्या ये बात समझ में, क्या ये सारे लेजर जो होंगे वो हमारी बुक्स में आ रहे होंगे, बोलो। और बच्चों मैंने आपसे बोला कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिसोल्यूशन का कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। क्यों नहीं है रूल्स और रेगुलेशंस, उसका लॉजिक मैंने आपको यह बताया, क्योंकि इसके ऊपर कोई एएस नहीं लगते। तो हम चाहें तो नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर नॉर्मल तरीका क्या, जैसे हमारी बुक्स में फिक्स असेट का ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, करेंट असेट के ओपनिंग बैलेंस आ रहे होंगे, करेंट लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस आ रहे होंगे कि नहीं, बोलो। हेलो। तो मैं एक काम करूं, सबसे पहला काम, मेरी बुक्स में जो फिक्स असेट है मैं इसको बेच दूं। अब फिक्स असेट को बेचना तो क्लास 11th में सिखा दिया था। मान लो ये 15,000 की फिक्स असेट थी, मैंने इनको बेच दिया 20,000 रुपए में। बताओ बच्चों क्या हुआ, 15 की चीज 20 में बिकी तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 का जो प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर को बांट दूं, काम खत्म, फिक्स असेट अकाउंट क्लोज। फिर मेरी बुक्स में करंट असेट्स होंगी, मान लो करंट असेट 25,000 की है, इनको भी मैंने सेल कर दिया, और मान लो ये कितने में बिकी है, 15,000 में बिकी है। तो बताओ यहां क्या हो गया, 25 की चीज 15 में बिकी, बताओ क्या हो गया, लॉस हो गया। ये लॉस कैलकुलेट करूं और ये भी पार्टनर को बांट दूं, काम खत्म हो गया। तो ये मेरा करंट असेट अकाउंट क्लोज हो गया। अब देखो फिक्स असेट अकाउंट क्लोज हो गए, करंट असेट अकाउंट क्लोज हो गए। अब असेट बिक गई है, पैसा आ गया है। करंट लाइबिलिटी जो मेरी बुक्स में आ रही है, मान लेते हैं लाइबिलिटी आ रही थी 20,000 की, मैंने हाथ पैर जोड़ के इस लाइबिलिटी को सेटल करा लिया 15,000 में। क्या ऐसा हो सकता है लाइबिलिटी कम में सेटल्ड हो जाए, बोलो। तो इस पर मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया कि प्रॉफिट हो गया,
इस पर भी 5 का प्रॉफिट हो गया, ये 5 का प्रॉफिट फिर पार्टनर को बांट दूं, काम खत्म, सारे अकाउंट क्लोज हो गए, 3 अकाउंट मेरी बुक्स में बच गए। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। लेकिन इस मेथड में एक बड़ी दिक्कत है, मेरे को बार बार प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बार बार पार्टनर को बांटना पड़ेगा। इट इज अ लेंदी, बोलो, लेंदी मेथड है। मैं फिक्स असेट का प्रॉफिट निकालूं फिर बांटूं, करंट असेट, अब फिक्स असेट में भी अलग अलग होगी, लैंड अलग होगी, प्लांट अलग होगा, मशीनरी अलग होगी, तो चार चार प्रॉफिट निकलेंगे, बांटूं तो बेटा प्रॉफिट निकालते निकालते हमको सुबह हो जाएगी। दैट इज प्रॉब्लम, बोलो। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने बोला, एक सजेशन दिया कि आप एक काम करो, ये जितने अकाउंट्स हैं, पार्टनर लोन, कैपिटल और कैश इन बैंक को छोड़ के, कौन कौन से अकाउंट छोड़ के? पार्टनर लोन, कैपिटल और कैश इन बैंक को छोड़ के, ये जितने भी अकाउंट हैं, फिक्स असेट, करंट अकाउंट, करंट लायबिलिटी, इन सबको मिला के, इन सबको मिला के एक अकाउंट बना दो, इन सबको मिला करके एक अकाउंट बना लो, सबको मिला दो और एक अकाउंट बना लो। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। सिंगल अकाउंट बना लो और उसका नाम रख लो रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि असेट बेच के लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, नाम रख दो रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट्स बना लो। ऐसा करने से आपकी बुक्स के फिक्स असेट अकाउंट जो है क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो, क्लोज हो जाएगा। करंट असेट अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। बस आपकी बुक्स में एक ही अकाउंट बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट, और इसके थ्रू असेट की बुक वैल्यू लिख लो पहले, लायबिलिटी की बुक वैल्यू लिख लो, असेट को रियलाइज कर लो और यही पेमेंट कर दो। तो ओवरऑल एक ही प्रॉफिट और लॉस निकाल के आएगा। वो ओवरऑल जो एक प्रॉफिट और लॉस निकल रहा है, बस वो पार्टनर को बांट दो, काम खत्म हो जाएगा। तो आपको बार बार प्रॉफिट निकालने से मुक्ति मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। तो मैं क्या करूं बच्चों, अलग अलग प्रॉफिट और लॉस निकालूं कि एक साथ ही प्रॉफिट और लॉस निकाल दूं? वो ज्यादा बेटर तरीका है, जल्दी बताएं कि मैं अलग अलग प्रॉफिट और लॉस निकालूं। मना नहीं है क्योंकि कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, लेकिन बताओ बच्चों क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? एक बार ही निकालें, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालने, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। बोलो। तो इंस्टीट्यूट इज सेइंग कि आप असेट्स और लायबिलिटी मिला के एक ही अकाउंट बना लो, उसका नाम रख दो रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट बना करके ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लो, काम खत्म। कैसे बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट? तो बेटा बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट में दो वैल्यू मेरे को लिखना पड़ेगी। कौन कौन सी दो वैल्यू, कौन कौन सी लिखना पड़ेगी अगर मैं पूछूं तो? बताओ बेटा। एक तो मेरे को लिखना पड़ेगी बुक वैल्यू, बोलो, और दूसरी लिखना पड़ेगी रियलाइजेबल वैल्यू, जो मेरे को रियलाइज्ड हो रहा है, बोलो। सारी असेट की बुक वैल्यू, सारी असेट की रियलाइजेबल वैल्यू, लायबिलिटी की बुक वैल्यू और लायबिलिटी की रियलाइजेबल वैल्यू, पेबल वैल्यू, ये हम लिख देंगे। तो बताओ बेटा, अपने आप यहां पर सारे प्रॉफिट और लॉस अलग अलग ना कैलकुलेट होके एक ही प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा कि नहीं? तो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट तो वही है, अकाउंटिंग वैसी ही है, बस मेरे को खाली प्रॉफिट और लॉस ही तो निकला है ना, तो काम खत्म हो जाएगा। जो प्रॉफिट और लॉस आ रहा है वो प्रॉफिट और लॉस हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारी बुक्स में तीन ही अकाउंट बचेंगे, पार्टनर लोन, कैपिटल, कैश एंड बैंक। इसके बाद हम कैश में जो पैसा बचा है वो सबसे पहले पार्टनर को लोन को चुका देंगे, फिर बचा हुआ पार्टनर कैपिटल को दे देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएगी, काम खत्म। क्या ये काम बहुत टफ है? बताओ मेरे को। हेलो, समझ में आया? सर रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाएंगे, एक बार आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। चलो मैं उसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। मेरी बैलेंस शीट आपको दिख रही है, बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट है, लैंड है, करंट असेट्स हैं, क्रेडिटर्स हैं और ये सब है, दिख रहे हैं कि नहीं? बोलो। मैं कर रहा हूं बेटा। अब मैं इन अकाउंट को क्लोज करना चाहता हूं, तो मेरी बुक्स में जैसे फॉर एग्जांपल लैंड अकाउंट है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जो मेरी बुक्स में डेबिट बैलेंसेस दिए हैं, जो भी डेबिट बैलेंसेस दिए हैं असेट के, जैसे अभी कुछ समय के लिए मान लो मेरे पास दो ही असेट है, एक लैंड और एक मशीनरी, ठीक है? बोलो। हेलो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
इन अकाउंट को क्लोज करने के लिए मैं अपनी बुक्स में क्या करूंगा, अकाउंट्स बनाऊंगा। कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि मैं सीधा सीधा बेच दूं, जैसे 20 की एसेट सीधी 25 में बेच दूं, 30 की एसेट ये 20 में बेच दी, फिर लाइबिलिटी थी मेरी बुक्स में क्रेडिटर, तो 25 की 20 में ये बेच दी। अब अलग अलग अकाउंट बनाते तो ऐसे बनते और अलग अलग प्रॉफिट आते, लेकिन मैं क्या करूंगा, यही काम एक अकाउंट से करूंगा जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूं, रियलाइजेशन अकाउंट। दिख रहा है बच्चों? अभी बोलो हेलो। अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले तो बुक वैल्यू ले जाऊंगा। क्या ले जाऊंगा बच्चों? बुक वैल्यू। जैसे सबसे पहले मैं लैंड को उठा के ले जाऊंगा, यहां से मैं लैंड ले जा रहा हूं, कहां लिखूंगा इसको? डेबिट बैलेंस होता है एसेट का, डेबिट साइड में। देखो बुक वैल्यू डेबिट साइड में लिखी है, तो ये लैंड मैं उठा के सीधी लैंड की बुक वैल्यू डेबिट साइड में लिख लूंगा। डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में। क्लियर? बोलो हेलो। मशीन, मशीनरी अकाउंट है, मशीन को भी ले जाऊंगा मैं रियलाइजेशन अकाउंट में। मशीन को रियलाइजेशन अकाउंट में ले गया और मशीनरी को रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाके डेबिट बैलेंस जो मशीनरी का है वो डेबिट में लिख दूंगा। सारे बच्चे बताओ, बुक वैल्यू मैंने डेबिट बैलेंस की डेबिट में लिख दिया कि नहीं? हेलो। लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? इतना तो सबको पता है, अकाउंट आती हो नहीं आती हो, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। क्या करूंगा, लाइबिलिटी का जो क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, मेरी लाइबिलिटी को उठा के मैं क्रेडिट में लिख लूंगा, बुक वैल्यू क्रेडिट में लिख दूंगा। तो लाइबिलिटी में ले गया क्रेडिट में, ये बुक वैल्यू गई, बैलेंस ब्रॉट डाउन गया क्रेडिट में, मैं ले गया। अब सारे बच्चे जल्दी से बताओ, असेट डेबिट में लिख दी, लाइबिलिटी क्रेडिट में लिख दी। अब बताओ, आपने बेचा जब था तो असेट बेच रहे थे, तो असेट बेचने की एंट्री क्रेडिट में करते हो कि नहीं? बोलो, बाय कैश लिखा है कि नहीं? ये जो बाय कैश आपने लिखा है, इसको उठा के मैं कहां ले जाऊंगा? फटाफट बोलो। 20,000 वाली असेट 25 में बिक गई, तो ये 20,000 वाली असेट 25 में बेच दूंगा, बाय कैश लिख दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ये वाला बाय कैश भी लिख दूंगा, 20,000 में बेच दी ये वाली असेट। मशीनरी 30 की थी, इसको कितने में बेच दी? 20 में बेच दी, काम खत्म, इसको भी बेच दूंगा मैं रियलाइजेशन अकाउंट्स में बाय कैश करके। अब जो पैसा आया वो 25,000 की लाइबिलिटी 20 में सेटल कर रहा था, लाइबिलिटी का पेमेंट अब मेरे को डेबिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेबिट साइड में लिखता टू कैश अगर लाइबिलिटी का पेमेंट करता तो। बोलो, ये लिख दिया। सारे बच्चे बताओ, ऐसा लिखने से मेरे रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा। अच्छा, जो डिफरेंस आएगा वो बहुत सारे डिफरेंस आएंगे कि एक ही डिफरेंस आएगा? जो एक डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? मेरा प्रॉफिट और लॉस। बताओ, क्या ये काम बहुत टफ है? बोलो, अभी क्लियर हुआ? ये अकाउंट बनाना है, ये अकाउंट बनाते ही हमारा प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। जो प्रॉफिट और लॉस आया है वो पार्टनर को बांट दूंगा। असेट्स और लायबिलिटी के अकाउंट क्लोज हो गए, मेरी बुक्स साफ सफाई हो गई। अब उसके बाद मेरी बुक्स में 3 अकाउंट बचे हैं, कैश एंड बैंक, कैपिटल और लोन। तो सबसे पहले कैश एंड बैंक से पार्टनर लोन चुका दूंगा, वो भी पेमेंट करके लोन अकाउंट क्लोज कर दूंगा। लास्ट में कैपिटल का पेमेंट कर दूंगा, कैश और बैंक और कैपिटल दोनों क्लोज हो जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो जाएगी, काम खत्म हो गया। इतना काम आपको करना रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? हेलो। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखना बच्चों। ओके, देखो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं समझाने के लिए, बताना बच्चों। ये है जैसे आपकी बुक्स, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर दिया है यहां पर ए इज कैपिटल, एक पार्टनर ए है, ए की कैपिटल है बेटा 5 लाख। दूसरा दिया है बेटा बी इज कैपिटल, बी एक पार्टनर है, उसकी कैपिटल है बेटा 2 लाख रुपए की। यहां दे रखे हैं क्रेडिटर ऑफ रुपीज 1 लाख। यहां दे रखी है फिक्स असेट, टोटल मिला के अभी मैं बैलेंस शीट में यही लिख रहा हूं, टोटल मिला के ये हो गया 5 और 3 8 लाख रुपए की बैलेंस शीट। यहां फिक्स असेट है
6 लाख रुपए की, और इसके अलावा बेटा स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख रुपए का, और कैश और बैंक दिया हुआ है। मैं इसको कम कर देता हूं, 1,50,000, 50,000 रुपए का कैश एंड बैंक दिया हुआ है मान लेते हैं। चल ये टोटल मिला के 8 लाख हो गई। क्या ये मेरी बैलेंस शीट है? बोलो। सबसे पहले जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वही हमारे लेजर में होगा। बोलो। तो हमको हमारा लेजर क्लोज करना है। अब लेजर क्लोज कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं अपनी बुक्स में एक अकाउंट बनाऊंगा। नाम क्या रख रहा हूं फटाफट बोलो। रियलाइजेशन। तो मैं एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो ये बुक वैल्यू लिखने का करना है। बुक वैल्यू कैसे लिखना है ध्यान से देखना। बताएं। फिक्स असेट का बैलेंस बताओ मेरे बच्चों। फिक्स असेट जो यहां लिखी है, फिक्स असेट के बैलेंस, असेट बैलेंसेस ऑलवेज, बस इतना याद रखना है। असेट बैलेंसेस क्या होते हैं फटाफट बोलो। डेबिट। तो मैं फिक्स असेट को डेबिट में ले आऊंगा यहां पर, टू फिक्स असेट, बुक वैल्यू पर 6 लाख रुपए। स्टॉक इसको भी ले आऊंगा क्योंकि इसको भी बेचना है, टू स्टॉक 1,50,000। लेकिन सारे बच्चे बताओ क्या कैसिन बैंक को बेचना है? बोलो। नहीं, उसको लाने की जरूरत नहीं, तो ये ले आए। लाइबिलिटी में बताएं। लाइबिलिटी यहां क्रेडिट दे रखी है तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ले जाऊंगा, यहां लिख दूंगा बाय क्रेडिटर। कितने रुपए? 1 लाख। बैलेंस शीट में सबसे पहले असेट्स और लाइबिलिटी को रिलाइजेशन पे लाएंगे। कौन सी वैल्यू पर? फटाफट बोलो। बुक वैल्यू पर। सर बुक वैल्यू क्यों? तब तो कंपेयर प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। बुक वैल्यू को मैं सेल प्राइस से कंपेयर करूंगा, प्रॉफिट और लॉस अपने आप आ जाएगा। क्लियर? बोलो। तो सबसे पहला काम इस रिलाइजेशन अकाउंट में आपको असेट्स और लाइबिलिटी लिख लेना है। अब क्या करेंगे सर? इट इज वेरी इजी। अब ये असेट बेच देंगे। बेचोगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अब जो डेबिट में है लिखी हुई चीजें हैं उनको बेचेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिख दोगे? बाय कैश एंड बैंक। बेच देते हैं। क्या क्या बेच रहे हैं सर? फिक्स असेट। मान लो ये 6 लाख की असेट थी, 6 लाख की असेट क्वेश्चन बोल रहा है 7 लाख में बिक गई, 7 लाख लिख दोगे। बोल रहा है स्टॉक जो 1.5 लाख का था वो 1 लाख में ही बिका, तो क्या कर दोगे बेटा? 1 लाख ये लिख दोगे स्टॉक का। जल्दी से बताओ दोनों असेट कितने में बिक गई? दोनों असेट 6 लाख का स्टॉक, 1.5 लाख, सॉरी 6 लाख की फिक्स असेट, 1.5 लाख का स्टॉक, दोनों मिला के कितने में बिक गई? बोलो। तो 8 लाख रुपए की यहां लिख दी। ये 8 लाख रुपए क्या है? इट इज यूर सेल्स प्राइस। और सारे बच्चों को पता है बचपन से ट्रेडिंग पीएनएल बनाते रहे हो, ट्रेडिंग पीएनएल में सेल क्रेडिट साइड लिखते थे कि नहीं? लिख दी क्रेडिट में। फिर बच्चों बताओ, अब असेट बिक गई, लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। यहां पर ये क्रेडिटर दे रखे हैं, क्रेडिटर का पेमेंट मैं यहां से कर दूंगा डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा कैश एंड बैंक। तो बस यहां पर लिख देंगे टू कैश एंड बैंक। मतलब एक बार और क्रॉस कर दो। असेट की बात चल रही है तो क्रेडिट में, और लाइबिलिटी की बात चल रही है तो डेबिट में लिख दो टू कैश एंड बैंक। मान लो क्वेश्चन इज सेइंग क्रेडिटर इज सेटल्ड एट ₹90,000। क्रेडिटर 90,000 में सेटल हो गए, मैं लिख दूंगा टू 90,000। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। हेलो। एक बार और क्रॉस। क्रेडिटर की बात चल रही तो अब डेबिट में, असेट की बात चल रही थी तो क्रेडिट में, क्योंकि असेट बिकेंगी तो पैसा आएगा, क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तो खर्चा होगा, और एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, तो एक्सपेंसेस हमने डेबिट कर दिए, काम खत्म हो गया। बस बच्चों इस रिलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। देखो यहां का टोटल आ गया है, टोटल मिला के आ रहा है 9 लाख रुपए। यहां का टोटल भी 9 लाख रुपए होना चाहिए। कितना कम पड़ रहा है? वो हमारा रिलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस होगा। बताओ कितना आ गया रिलाइजेशन प्रॉफिट? फटाफट बोलो। देख लो, 6 और 1.5 लाख, 7.5 लाख, 7.5 लाख प्लस 90, 8,40,000। करें जरा, 8,40,000 9 लाख में 60,000, 60 आ रहा क्या? हाँ
हेलो, 60,000 बैलेंसिंग फिगर, काम खत्म। सारे बच्चे बताएं, क्या ये अकाउंट्स बनाना बहुत टफ काम है? बताओ। हेलो, इट इज वेरी इजी। अब ये जो 60,000 का प्रॉफिट निकला, बताओ ये एक असेट का है कि ओवरऑल असेट का है? ओवरऑल असेट। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, देखो बताओ। 6 लाख की चीज कितने में बिकी थी? 7 में। बताओ फिक्स असेट पे कितना प्रॉफिट हुआ था? 1 लाख हुआ था कि नहीं? बोलो। 6 की चीज 7 में बिकी थी, देखे 6 की चीज 7 में बिकी, 1 लाख का प्रॉफिट। और बताएं बेटा, यहां स्टॉक, स्टॉक 1.5 लाख का था, 1.5 लाख की चीज लाख रुपए में बिकी, बताओ क्या हुआ स्टॉक पे? क्या हुआ था बताएं? लॉस 50 का। क्रेडिटर, क्रेडिटर देखें बेटा, 1 लाख के क्रेडिटर थे, 90 में सेटल्ड हो गए थे। 1 लाख के क्रेडिटर 90 में सेटल्ड हो गए थे, बताओ बेटा क्रेडिटर पे फिर से क्या हुआ? 10 का प्रॉफिट, कम चुकाना पड़ी लाइबिलिटी, 10 का प्रॉफिट। मतलब देखा जाए तो टोटल मिला के 1,10,000 के प्रॉफिट हुए थे, 50,000 के लॉस हुए थे। बताओ नेट देखा जाए तो 60,000 का प्रॉफिट आ गया कि नहीं? बोलो। हेलो, ये अलग अलग निकाल लिए, तो बताओ बच्चों जो ओवरऑल आएगा वही आपका अलग अलग आएगा। क्या ये सबको समझ में आ गई बात? बोलो। हेलो, तो अल्टीमेटली मेरे को करना क्या है आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर 1, यहां से हमारे स्टेप्स चालू होती है अकाउंटिंग की। सारे बच्चे बताएंगे स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम बुक वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो लिखें बुक्स को क्लोज करने की प्रोसीजर क्या होगी? फटाफट फटाफट लिखेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1, क्या लिखेंगे? ऑल असेट, ऑल असेट ट्रांसफर टू, ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सेप्ट कैश एंड बैंक एंड deferred revenue expenditure, deferred revenue expenditure। इन दोनों को छोड़ के, कौन से दोनों को छोड़ के? फटाफट बोलो। एट ग्रॉस बुक वैल्यू, ग्रॉस बुक वैल्यू पर। सर ग्रॉस बुक वैल्यू क्या होती? बेटा जो बैलेंस शीट के इनर कॉलम में आ रही है। कई बार बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में कुछ लिखा रहता, इनर कॉलम में कुछ लिखा रहता। लाइक जैसे मैं आपसे बोलूं बैलेंस शीट में दिया है डेटर 1 लाख और दिया है लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000 रुपए, तो बताओ बच्चों बैलेंस शीट के बाहर कितना दिया होगा? 90 दिया होगा बैलेंस शीट में, बोलो। तो आपको मैंने बोला ग्रॉस बुक वैल्यू, तो ये कहलाती है ग्रॉस बुक वैल्यू, मतलब दैट इज योर ग्रॉस बुक वैल्यू, ये ग्रॉस बुक वैल्यू है। और ये जो 90 लिखा है ना, दैट इज योर नेट बुक वैल्यू, ये नेट बुक वैल्यू कहलाती है। तो आपको क्या नहीं लेना है? सारे बच्चे बताएं आपको क्या ट्रांसफर करने का, वो बोल रहा हूं ग्रॉस बुक वैल्यू, नेट नहीं। ठीक है, बोलो। हेलो, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा डेटर अकाउंट अलग है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट वो एक अकाउंट अलग है। आपकी बुक्स में बेसिकली 2 अकाउंट ओपन है, डेटर और प्रोविजन।
तो प्रोविजन अकाउंट अलग क्लोज होगा, डेटर अकाउंट अलग क्लोज होगा। आप पहले डेटर क्लोज करो। क्लियर? हेलो, ओके। दूसरी बात, सर आपने अभी तक तो कैश एंड बैंक ही बोला था, डेफर्ड रेवेन्यू क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेटा डेफर्ड रेवेन्यू तो ऑलरेडी लॉस है, ये कोई बिकने वाला नहीं है, इट इज लॉस। ये लॉस है, तो लॉस है तो बताओ बेटा ये लॉस तो सीधा सीधा हम किसको बांट देंगे? फटाफट बोलो, पार्टनर को। इसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्योंकि इट इज नॉट एन असेट। अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं? तो क्या एंट्री होगी अगर मैं एक जर्नल एंट्री बनाना चाहूं तो? सारे बच्चे बताएं, असेट के बैलेंसेस कौन से हैं? असेट का बैलेंस कौन सा है? डेबिट। ध्यान रखना, असेट बैलेंसेस ऑलवेज डेबिट। अब असेट के बैलेंसेस डेबिट है, असेट अकाउंट को मैं क्लोज कर रहा हूं, तो असेट को तो क्या करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए? डेबिट बैलेंस क्लोज कैसे होते हैं? अगर उनको क्रेडिट कर दिया जाए। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? इट इज वेरी इजी। ये रिलायंस अकाउंट का कौन सा साइड था बेटा? डेबिट। तो मैं एंट्री क्या लिखूंगा? यहां पर एंट्री लिखूंगा रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रिलाइजेशन को डेबिट कर दूंगा। टू क्या लिख दूंगा? ऑल असेट्स अकाउंट ग्रॉस बुक वैल्यू पर। क्लियर? बोलो सारे बच्चे बताएं। असेट अकाउंट क्रेडिट हो गया तो क्या हो गया? असेट का अकाउंट बचा कि क्लोज हो गया? उसकी जगह पर किसका नाम आ गया? उसकी जगह पर, उन असेट की जगह पर किसके नाम आ गए? रियलाइजेशन। मतलब आपने एक काम कर लिया, आज से आपने असेट का नाम चेंज कर दिया। अपने दिमाग में बिठा लो, आज से असेट का नाम चेंज। आज से असेट का नाम क्या हो गया? बोलो, रियलाइजेशन। असेट का नाम भर अपने दिमाग में बिठा लो, आज से असेट का नाम रियलाइजेशन है। सर इसका क्या फायदा? अब बच्चों इसका बहुत फायदा है। सारे बच्चे बताओ, जैसे मैं आपसे बोलूं मैंने कोई असेट खरीदी, तो बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी असेट खरीदने की? असेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक लिखते कि नहीं? बोलो। अरे इतनी अकाउंटिंग तो आती है कि नहीं आती? कि ये भी नहीं आती? असेट खरीदी, एंट्री क्या लिखते? असेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। लेकिन इस चैप्टर में असेट खरीदी लिखा है, तो क्या एंट्री डालोगे? रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, क्योंकि असेट का नाम रिलायंस है। असेट बेची, क्या एंट्री डालते? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट। लेकिन इस चैप्टर में क्या एंट्री होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंस। क्यों? क्योंकि असेट का नाम आपने क्या रख दिया? बोलो, रिलायंस। बस इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, चैप्टर अपने आप बनेगा। कुल मिला के 4 एंट्री का चैप्टर है बेटा, मैं बता रहा हूं 4 एंट्री में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। बस ये 4 एंट्रियां याद रखना है, जैसे हमने ईसोप में याद रखी थी, सेम यहां पर याद रखना है। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलो। सर वो डेफर्ड रेवेन्यू का क्या करेंगे? बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन वो कहां ट्रांसफर करोगे बच्चों? फटाफट बोलो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? तो लिखें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो पार्टनर कैपिटल में भेज देंगे। क्यों भेज देंगे पार्टनर कैपिटल में? बिकॉज इट इज नॉट इन असेट। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, बिकॉज इट इज नॉट इन असेट्स। इट इज लॉस। लॉसेस। जना एंट्री क्या होगी? सारे बच्चे बताएं, यहां जना एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? अगर मैं जना एंट्री डालूं तो
तो रियलाइजेशन वर्ड की जगह क्या लिख दोगे, फटाफट बोलो, कहां भेज रहे हो? पार्टनर कैपिटल, तो लिख देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू असेट की जगह कौन सा वर्ड लिख दोगे, फटाफट बोलो? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्लियर बच्चों? हेलो, ये दो एंट्री डाल देंगे। सारे बच्चे बताओ, ये दो एंट्री डालते ही क्या बैलेंस शीट के अंदर की साफ सफाई हो गई? बोलो। असेट साइड की सारी असेट साइड का केवल एक ही अकाउंट बचा आपके पास, बताओ कौन सा? कैश एंड बैंक, बाकी सब क्लोज। बोलो। हेलो, सारे बच्चे पहले तो मेरे को बताएं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हैं। क्या होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बहुत बड़े लेवल पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कर दिया। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिया है, क्लियर है कि नहीं? बोलो। अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वगैरह कंपनी में तो बहुत सारे होते हैं, बट ये तो पार्टनरशिप फर्म है, तो यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वगैरह कुछ नहीं आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कुछ नहीं आएंगे, एक ही आएगा हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। इसको डाल देंगे, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा होगा, सस्पेंस अकाउंट लिखा होगा। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। तो उसको हम सीधा भेज देंगे। दैट इज व्हाट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, काम खत्म। ये दो एंट्री करते ही असेट का काम खत्म हो गया। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, अब बताएं किसको ट्रांसफर और कर दें रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पर, ताकि हमारी बैलेंस शीट का डंडा खत्म हो जाए। बताओ किसको और ट्रांसफर करेंगे? लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? सारे बच्चे बताएंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, तो लिखें ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी, ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी इंक्लूडिंग प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एट ग्रॉस बुक वैल्यू, एट ग्रॉस बुक वैल्यू। बताओ बच्चों, क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? जल्दी से बताएं, लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो मैं क्या करूंगा बताओ? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, बोलो। प्रोविजन अकाउंट डेबिट, जो भी प्रोविजन होंगे उनको भी डेबिट कर दूंगा। टू क्या लिख दूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, काम खत्म। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलो। हेलो, ये देखें, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो रियलाइजेशन को तो क्रेडिट किया, तो डेबिट किया होगा किसको? क्रेडिटर को। बोलो। हेलो, ये डेबिट हुआ होगा तब तो ये रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है कि नहीं? काम खत्म। मतलब बैलेंस शीट को क्रॉस में लिखना है, जो बैलेंस शीट के डेबिट में लिखे हैं वो क्रेडिट में लिख दो, जो क्रेडिट में लिखे हैं वो डेबिट में लिख दो, काम खत्म। करते बनेगा। हेलो, ये हमारा दूसरा काम हो गया, लाइबिलिटी भी चली गई। प्रोविजन। सर प्रोविजन क्या होता है? तो आप अभी अपनी कॉपी के अंदर लिख लें प्रोविजन की एक डेफिनेशन। बेटा प्रोविजन भी लाइबिलिटी ही होते हैं। प्रोविजन क्या होते हैं, फटाफट बोलो? लाइबिलिटी। तो प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड इन सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। प्रोविजन ऐसी लाइबिलिटी होते हैं जिनका मेजरमेंट सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन के साथ किया जाता है। तो आप ध्यान रखना, प्रोविजन भी एक तरह की लाइबिलिटी ही होते हैं, इसलिए उनको भी वहां भेज दिया।
बताओ ये एंट्री करने का मतलब आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, बताओ ये एंट्री करने का मतलब क्या हो गया? आज के बाद लाइबिलिटी का नाम भी क्या हो गया? जल्दी बताओ, लाइबिलिटी का नाम भी क्या हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट, खत्म। अब बताओ जैसे आप किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करते बच्चों, तो बताओ क्या एंट्री डालते? लाइबिलिटी का पेमेंट करने की एंट्री क्या क्या डालते? अगर मैं पूछूं लाइबिलिटी की पेमेंट करने की एंट्री क्या डालते? क्रेडिटर टू बैंक, लेकिन अब क्रेडिटर की जगह क्या लिखोगे? रिलायसन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलो। तो सबसे पहले ट्रांसफर कर देना है। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? ट्रांसफर कर दिया, अब क्या करेंगे बेटा? अभी कुछ ट्रांसफर और बच गए हैं, उनके बारे में भी सोचना है। वो है हमारी बैलेंस शीट के अंदर आने वाले रिजर्व और सरप्लस। क्या हमारी बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व और सरप्लस भी आते हैं? तो उनके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे अलग से डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बातें और बताऊंगा ट्रांसफर एंट्री के अलावा। दूसरी चीज अब बताओ, थर्ड चीज, अगर असेट सोल्ड हो रही हैं तो क्या एंट्री होगी? सारे बच्चे बताएंगे असेट सोल्ड हो रही है तो एंट्री क्या होगी, फटाफट बताएं। बिल्कुल। बस अब दिमाग में दो बातें और रखना है, चैप्टर खत्म। यही तो अकाउंटिंग है। एक चीज असेट बिकी, और दूसरा लाइबिलिटी का पेमेंट होगा। बोलो। तो बच्चों अगर मैंने असेट सोल्ड की, क्या एंट्री डालूंगा? असेट सोल्ड करने की नॉर्मल एंट्री सोचो, असेट सोल्ड करने की एंट्री क्या डालते हैं? अगर बेचेंगे तो पैसा आएगा कि नहीं? बोलो। कैश इन होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट लिखते कि नहीं? लेकिन बस हमको क्या करना है, इस असेट वर्ड की जगह कौन सा वर्ड लिख देना है? रियलाइजेशन। सेम लाइबिलिटी का पेमेंट करते तो क्या एंट्री डालते? आपको पता है क्या एंट्री डालने वाले थे? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी को डेबिट करते। बोलो। और टू कैश लिखते। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं अब आपको क्या करना है, बताओ बेटा। लाइबिलिटी की जगह कौन सा नाम लिख देना है? बोलो। रियलाइजेशन। समझ में आ गया? बोलो। क्या ये दो एंट्री और नहीं कर पाओगे? बोलो हाँ या ना। अगर ये दो एंट्री कर ली बच्चों मैंने, तो बताओ मेरा आधा टेंशन खत्म। कौन सा टेंशन खत्म हो गया? मेरे को अकाउंटिंग आ गई, मेरा रिलेशन अकाउंट बन जाएगा, काम खत्म हो जाएगा कि नहीं? बोलो। तो 16 नंबर में से 6 नंबर आपके रिलेशन अकाउंट के ही होते हैं, उसमें से 4 नंबर खाली ट्रांसफर एंट्री करने के होते हैं। ये जो दो एंट्री ऊपर पड़ी हैं आपने, इसके 4 नंबर मिलते हैं। एग्जाम में 16 नंबर का क्वेश्चन आया, अगर आप एक खाली ट्रांसफर एंट्री भी रिलेशन अकाउंट में लिख के आ जाते हो तो एग्जाम में आपको 4 मार्क्स तो मिल गए 16 में से। स्टेप मार्किंग होती है। कभी एग्जाम में ऐसा हो कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं लेकिन आधा ही बन पा रहा है, तो हमको आधा भी कर देना चाहिए। स्टेप मार्किंग होती है चैप्टर में। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। छोड़ना नहीं चाहिए पेपर कभी भी। तो आप मान के चलना जंग जीत जाओगे, बस इतना हमको करना है। तो क्या बच्चों ट्रांसफर एंट्री क्लियर हो चुकी है सबको? इसके बाद आते हैं बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आते हैं फटाफट बोलो? रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल पर्पस रिजर्व एंड सरप्लस। स्पेशल पर्पस रिजर्व एंड सरप्लस।
दे आर इन टू टाइप्स, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। इन दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं, इसलिए इन दोनों ट्रीटमेंट को अलग अलग ध्यान से देखना जरूरी है। सर जनरल पर्पस रिजर्व एंड सरप्लस का क्या होगा, स्पेशल पर्पस रिजर्व एंड सरप्लस का क्या होगा? बेटा जो जनरल पर्पस रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं उनको हमने किस लिए बनाया था, पहले ये पता होना चाहिए। सारे बच्चे बताओ, जनरल पर्पस रिजर्व एंड सरप्लस जो भी होते हैं वो हम किस पर्पस से बनाते हैं, या पहले रिजर्व एंड सरप्लस किस पर्पस से बनाते हैं? बताओ क्यों बनाए हमने रिजर्व एंड सरप्लस? फ्यूचर के लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। यही ऑब्जेक्ट होता है कि भैया फ्यूचर में कोई लॉस आया और हमारा गोइंग कंसर्न अफेक्टेड हो रहा होगा तो ये काम रखा हुआ पैसा काम आएगा। बोलो, जैसे आप पैसा बचाते हो, क्यों बचाते हैं हम पैसा? कि यार फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आई, तो जब अनसर्टेनिटी आएगी उस समय में किसके पास भागूंगा, किसके सामने हाथ फैलाऊंगा? मेरे पास पैसा रखा होगा, संचित रखा होगा, पैसा इकट्ठा रखा होगा, मैं उस पैसे का यूज कर लूंगा तो गोइंग कंसर्न पर रहूंगा, नहीं तो मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आपने पैसा इसलिए इकट्ठा किया था कि फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो सेट ऑफ कर लेंगे। सारे बच्चे बताओ, बिजनेस ही बंद हो रहा है, क्या आप बिजनेस का फ्यूचर बचा? नहीं। अब फ्यूचर नहीं बचा है तो आप क्या करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रखा है बैंक में, डॉक्टर ने बोल दिया बस 5 दिन की जिंदगी है, जी लो, क्या करोगे उस 5 करोड़ का? आप 5 दिन ही जिंदा रह सकते हो, डॉक्टर ने आपको बता दिया और आपके पास 5 करोड़ है, क्या करोगे? एफडी करोगे? निकाल के खर्च कर देंगे, बांट लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। सेम यहां पर बेटा बिजनेस ही बंद हो गया है, तो अगर आपके पास कोई जनरल पर्पस रिजर्व है तो जनरल पर्पस रिजर्व सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर को। तो ये पार्टनर कैपिटल में ही चले जाएंगे, क्योंकि ये पैसा इकट्ठा ही इन्हीं ने किया था तो इन्हीं की कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो जनरल पर्पस रिजर्व डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बिकॉज दैट प्रॉफिट इज ऑल्सो अ पार्टनर। ए पार्टनर के ही प्रॉफिट है, पार्टनर को ही मिलेंगे, मतलब उनकी कैपिटल में ही ऐड हो जाएंगे, काम खत्म, क्योंकि ये कोई असेट तो है नहीं। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। तो इनको हम पार्टनर कैपिटल में भेज देंगे। एग्जाम्पल बताओ सर, कौन कौन से हमारे जनरल पर्पस रिजर्व होते हैं? सारे बच्चे एग्जाम्पल बताएंगे फटाफट फटाफट। बिल्कुल बच्चे, जनरल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। सरप्लस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। ओके, हेलो। ये रिजर्व कौन से रिजर्व होते हैं? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, ये सारे रिजर्व कौन से रिजर्व होते हैं? फ्री रिजर्व, जनरल पर्पस रिजर्व। इन रिजर्व को सबसे पहले उठा के कहां भेज देना है? बोलो। क्या एंट्री हो जाएगी? अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाना चाहूं तो क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? जनरल पर्पस रिजर्व अकाउंट डेबिट, इनको तो उठा के मैं डेबिट कर दूंगा। टू, कहां फटाफट बोलो, टू क्या लिख दूं? रियलाइजेशन या पार्टनर कैपिटल? पार्टनर कैपिटल।
अकाउंट, काम खत्म। तो अगर मेरी बुक्स में कोई भी जनरल पर्पस रिजर्व आ रहा होगा तो मैं उसको रियलाइजेशन में नहीं ले जाऊंगा, पार्टनर कैपिटल में ले जाके क्लोज कर दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को 4 अकाउंट बचाना है। कौन कौन से? रियलाइजेशन, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल और कैश एंड बैंक। बस आपकी बुक्स में ये 4 अकाउंट ही दिखना चाहिए, बाकी सब क्लोज करना है, तो इनको पार्टनर कैपिटल मान लूंगा और पार्टनर कैपिटल में भेज दूंगा, काम खत्म। क्लियर? बोलो। क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट ही होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्रॉस बनाना है हमको। क्लियर? हेलो। लेकिन वहीं बात करें स्पेशल पर्पस रिजर्व की। स्पेशल पर्पस रिजर्व आर 2 टाइप्स. First one is asset related reserve. And second one is liability oblique expenditure related reserve. ये किसी असेट के लिए बनाया गया हो सकता है या किसी लाइबिलिटी के लिए बनाया गया या एक्सपेंसेस के पेमेंट के लिए बनाया गया हो सकता है। आप बोलोगे सर असेट के लिए क्यों? बेटा कई बार हम किसी असेट पर होने वाले लॉस के लिए कोई रिजर्व बना ले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, बिल्कुल बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिसको आप डाउटफुल रिजर्व बोलते हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसके अलावा और भी बात करें हम तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व या फंड, कई बार फंड लिखा रहता है, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दैट रिजर्व इज असेट रिलेटेड रिजर्व। इनके बारे में हमको चर्चा करना है। बट दैट रिजर्व इज असेट रिलेटेड रिजर्व। बताओ बच्चों, ये असेट रिलेटेड रिजर्व है, इनका क्या करेंगे वो ट्रीटमेंट अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये क्यों बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बट ये क्लियर हो गया क्यों बनाते हैं, पहले तो ये बताओ क्यों बनाए थे असेट रिलेटेड रिजर्व? कि भैया किसी असेट पे कोई लॉस होगा तो हम सेट ऑफ कर लेंगे। बोलो। तो सारे बच्चे बताओ, अभी आप असेट बेच रहे हो तो असेट पे लॉस हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो बताओ फिर बच्चों, जब असेट पे लॉस हो सकता है तो क्या ये रिजर्व पार्टनर कैपिटल में भेजूं? नहीं। क्यों नहीं भेज रहा हूं बताओ? लॉस हो सकता है, अभी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि अब तो असेट बिकने का समय आ गया, बिकेंगे तो लॉस होंगे, तो लॉस होगा तो पहले लॉस इन रिजर्व से ही सेट ऑफ होगा कि नहीं? इसलिए ये अकाउंट पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होंगे। सेम, मैंने किसी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए रिजर्व बनाया है, किसी खर्चे का पेमेंट करने के लिए रिजर्व बनाया है, लाइक जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्यों बनाया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR क्यों बनाया? सर लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए बनाया था। तो क्या करें बताओ बच्चों, क्या अभी लाइबिलिटी का पेमेंट करना भी बाकी है? बोलो। तो है बाकी, तो बताओ बेटा, अगर लाइबिलिटी का पेमेंट करना भी बाकी है तो फिर क्या मैं ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेजकर इसको बंद कर दूं? नहीं नहीं, इसको भी बंद नहीं कर सकते। तो फिर सर इनको करेंगे क्या? इनको बेटा हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने असेट्स और लाइबिलिटी को ट्रीट किया है। सारे बच्चे बताओ, असेट को हम कहां ले गए हैं, लाइबिलिटी को कहां ले गए हैं? तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन केवल उतना पार्ट वैसा होगा जितना हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो वो हमको सोचना पड़ेगा कैसे, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। आज हमारा टाइम हो गया है,
तो हम इनके बारे में डिस्कशन कल करेंगे। ओके बच्चों, चलें तो कल मिलते हैं, बाय बाय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टफ तो नहीं लग रहा? जहां आपको लगे कि हाँ सर टफ लग रही चीज मेरे को जरूर बता देना, मैं और उसको इजी कर दूंगा, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय। बाय।